बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम नूर मुक़द्दम कत्ल केस के 1 साल मुकम्मल होने पर एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं। 1 साल हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नूर मुक़द्दम की मग़फ़िरत फ़रमाए और आज उसके मुख्तलिफ़ उस केस के पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और उसके अलावा इन्होंने इस केस को बड़ा डीपली कवर किया और इस पे एक एक पहलू को मुकम्मल तौर पे आगाही रखते हैं, क्योंकि आज 1 साल मुकम्मल हुआ, आज बरसी है। आज वो फैमिली जो इस केस की विक्टिम है वो आज अपनी बेटी के लिए दुआगो है और हम भी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और इस मुल्क में जो इंसाफ का निज़ाम है वो इतना मजबूत हो जाए कि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो कि किसी को ना हक कत्ल कर दे। साकिब भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। 1 साल मुकम्मल हो गया इस पूरे केस को। 1 साल के दौरान क्या कुछ हुआ? आप निज़ाम इंसाफ पे कितने मुतमिन हैं, थोड़ा सा बताइएगा। फ़याज़ महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 1 साल इस केस को मुकम्मल होने जा रहा है, हो गया है। और इसमें मैं शुरू में बिल्कुल थोड़ी सी एक चीज़ बताऊंगा, उसके बाद हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात करेंगे कि ये जो 20 जुलाई 2021 को ये जो है वो मर्डर हुआ था, बड़ा ज़ालिमाना और बेईमाना जो है वो कत्ल हुआ था। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हम ईद की छुट्टियों पर थे और अचानक ये खबर मिली कि साबिक सफ़ीर की बेटी को बड़े बेईमाना तरीके से सर धड़ से जुदा करके जो है वो कत्ल कर दिया गया है। जब ये खबर आई तो बतौर कोर्ट रिपोर्टर आप भी समझते हैं, हम भी, मतलब इस तरह की खबरें जब आती हैं तो उमूमी तौर पर हम ये असेस नहीं कर सकते, असेसमेंट नहीं होती कि ये केस कितनी हाइप लेगा, कितना जो है वो इससे एक सोसाइटी में भी एक जो है वो बड़ी डिबेट जो है वो जनरेट होगी और बड़ी इससे जो है वो नथी बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस होंगी। ये आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये ईद गुजरी, ईद का दूसरा दिन, तीसरा दिन, जैसे ही हम ईद के बाद वापस आए तो ईद की मेरे ख्याल में तीसरा दिन था या दूसरा दिन था जब जो ज़ाहिर जाफ़र है वहाँ उसको कचहरी में पेश किया गया। तो वहाँ पे हमारे जो रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। उसके बाद से लेकर ऑनवर्ड पूरा जो ट्रायल, सारी चीज़ें इस A to Z हमने इसको कवर किया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस दिन ये 20 जुलाई को वाक़या हुआ था, उस रोज़ को हम कोई असेसमेंट नहीं थी कि ये एक बहुत बड़ी डिबेट जो है वो जनरेट होगी, हाई प्रोफाइल केस बनेगा और इसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ जो पाकिस्तान में रहने वाले या बसने वाले पाकिस्तानी नहीं, बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी थे वो बहुत ज़्यादा इससे लिंक थे। एक एक चीज वो सुनना चाह रहे थे, कंसर्न थे, एक एक चीज वो सुनना चाह रहे थे। और ख़ास तौर पर शुरू के जो है चीज़ें हैं, इसके अलावा इस केस से जुड़े जो किरदार हैं, जो बिहाइंड द सीन है, बहुत सारी चीज़ें, उनसे भी जब गए बगए हमारी बात होती रही तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ हो सकता है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मंजरेआम पे आए। आपने केस के हवाले से बात की कि केस कैसे जो है वो चलता रहा। इस केस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन भी आए। ख़ास तौर पर मैं जिस तरह हम अगर बात करें, हम अभी आपके यूट्यूब चैनल पे बात कर रहे हैं, इसी तरह मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा था, इसी तरह अखबारात में इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, अखबारात में रिपोर्ट हो रहा था। तो जो अक्यूज साइड थी उसका मेरा ख्याल है कई दफ़ा उन्होंने ये अटेम्प्ट ली कि किसी तरह ये बंद कराया जाए। इसको कवरेज जो है ना वो ये टीवी, मीडिया, यूट्यूब, ये क्यों चल रहा है? मतलब इवन जो मतलब मैं रिकॉर्ड की बात है, पहले भी हो चुकी है कि एक दफा जब मेरे ख्याल में फिजिकल रिमांड पे थी असमत आदम जी, उन्होंने अपने वकील साहब से बात की थी पहले दिन कि ब्लैकआउट किया जाए, ब्लैकआउट ये क्या चल रहा है मीडिया पे, मतलब मीडिया जो है वो बंद होना चाहिए। तो ये एक चीज थी जो पहले भी रिकॉर्ड पे है। तो उसके बाद भी जो उनके वकील थे उन्होंने 2-3 दफा बात भी की जो ओपन कोर्ट में। इसके अलावा जब फिजिकल रिमांड पे था, फिर उसके बाद जब एडिशनल सेशन जज अतार रबानी के पास आया, वो एक बात करते थे, वो ये कहते थे कि मर्डर तो और भी होते रहते हैं, पूरे पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन इस तरह की कवरेज नहीं दी जाती। तो फिर इसी केस को कवरेज क्यों? आपको क्यों लगता है कि आपको क्या लगता है कि ये इस केस को इतनी कवरेज कैसे मिल गई? क्या हुआ? क्या हुआ ये कि उमूमी तौर पर जो जिस तरह वो बात करते हैं, इसी तरह मर्डर भी होते हैं, वाक़यात भी होते हैं।
लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस केस को इस वजह से ज्यादा कवरेज मिली क्योंकि इसके साथ पूरी सोसाइटी नथी हो गई। मतलब ये एक अनप्रेसिडेंटेड होता है। मतलब उसकी जो मुझे एक लॉजिक समझ आती है ना, मुझे ये समझ आती है कि साकिब भाई ये मर्डर वो चीचू की मलिया के गांव में जी नहीं हुआ था, जहाँ पे कोई एक्सेस नहीं थी। बिल्कुल। ये कहाँ पे हुआ? रेड जोन से महज चंद मीटर के फासले पे, थोड़ा सा डिस्टेंस पे। और रेड जोन क्या है? रेड जोन में जहाँ पे वफाकी दारुल हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, सेक्रेटरीट है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि जो पूरे पाकिस्तान को मशीनरी कंट्रोल कर रही है वो उसके बिल्कुल करीब एरिया था। और कत्ल किस नौयत का हो रहा है, जिस तरह हम उधर देखा करते थे तालिबान सर उतारा करते सर उतारा है। और उसमें भी देखिए उसने पैनिक क्रिएट कर दिया पूरी सोसाइटी में। और फॉर्मर एम्बेसडर थे, उन्होंने इस मुल्क के लिए 20-22 साल सर्व किया था। ऊपर से जब भी आपको पता है जब खवातीन का मामला होता है तो उस पर लोग वैसे ही उनको समझते हैं कि इनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और जब एक लड़की का सर काटा गया, नौजवान थी, यंग थी, तो उसने पूरी सोसाइटी में पैनिक क्रिएट कर दिया। खवातीन खासकर इस केस से बड़ी वो उनको कंसर्न था और वो डर गई। जब वो डरी तो उन्होंने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दी। जब आवाज उठी तो वो सोसाइटी पूरी की एक आवाज बन गई। उसके बाद इसमें आपको पता अदाकार भी शामिल हो गए, इसमें जो हमारे स्टार्स हैं, वो क्रिकेटर्स, कोई ऐसा शख्सियत नहीं थी जो इसमें इन्वॉल्व ना हुआ। उसकी वजह ये थी कि ये वफाकी दारुल हुकूमत में कत्ल हुआ था और एक दफ़ा पूरी मशीनरी, मेरी उस टाइम की जो रियासती मशीनरी के बड़े अहम ओहदेदारान थे, वज़रा थे, जो इस पूरी डेवलपमेंट को देख रहे थे, वो एक दफ़ा खुद हिल के रह गए थे। हुकूमत वक्त ने ये कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि हमारी नाक के नीचे इस तरह का बेईमाना कत्ल हो गया। मशीनरी ये समझ रही थी, गवर्नमेंट ये समझ रही थी कि हमारी रिट को चैलेंज कर दिया गया है। मतलब वो एक रिट चैलेंज करने के मुतरादिफ था। तो एक वजह मुझे ये भी दिखाई देती है। प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस भी लिया आईजी, फिर उसके बाद बहुत सारी मतलब इसमें चीज़ें जो है वो होती रहीं। इवन जब ट्रायल जो है एडिशनल सेशन जज अता रबानी के पास था तो बड़ा ये भी गैर मुतवक्को अनप्रेसिडेंटेड, मतलब आप इसको कहेंगे कि इस्लामाबाद पुलिस को एक पूरी जो है वो वजाहती एक वो जारी करना पड़ी, स्टेटमेंट देनी पड़ी। शायद याद हो कि मतलब अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता कि वो इस्लामाबाद पुलिस की जानब से कोई ऐसी जारी है, बल्कि जो दूसरी साइड थी एक्यूज साइड, उन्होंने अगले दिन उस पर इतराज लगा दिया कि इस्लामाबाद पुलिस कैसे जो है इंटरफेयर कर सकती है। आप तो घर पे भी गए थे देखने, आपको खौफ नहीं आया वहां पे? मैं तो सीधी बात नहीं जा सका था, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो आप गए तो आपने वो देखा सब कुछ, खौफ नहीं आया था आपको? बहुत खौफ था बिल्कुल। उस घर जो है ना, गली में भी घर की जो लोकेशन है वो भी एंड पे है घर, उसके आगे तकरीबन वो जंगल नुमा जो है वो शुरू हो जाता है। तो उस मतलब इस वाक़े के चंद रोज के बाद ही हम वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे कोई भी जो वो बंदा मौजूद नहीं था। लेकिन जो क्योंकि सारा मंजर वो मंजर हमारे आंखों के सामने आ रहा था कि यहाँ पे ऐसे हुआ स्टेप बाय स्टेप। फिर जिस तरह आपने देखा कि जो सीसीटीवी फुटेजेस आती रही हैं कि इस यहाँ तक उसने एक्सेस की, यहाँ पे कोशिश की, बाहर निकलने की कोशिश की, यहाँ पे उसको रोका गया, तो वो बाहर उस घर के खड़े होकर सारी चीज़ें जो है वो अंदर नज़र आ रही थी कि कौन कौन सी जगह कहाँ पे है, कैमरे कहाँ पे लगे हुए हैं। तो बिल्कुल वो तो डेफिनेटली वो जो आप एग्जैक्टली कह रहे हैं वो बड़ा जो है वो खौफनाक किस्म का मंजर था। भाई दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला नूर मुकद्दम की मग़फ़िरत फरमाए और उनकी फैमिली को इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे, और आइंदा किसी की बेटी, बहन, भाई को अल्लाह ताला महफूज रखे ऐसे किसी भी वाक़े से। मुझे और साकिब भाई को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।